हेलो एंड वेलकम बैक टू प्रॉक्सी ज्ञान। दोस्तों स्वागत है एक बार फिर से आपका प्रॉक्सी ज्ञान के अंदर। मैं हूं आपका दोस्त, आपका एजुकेटर, आपका मेंटर प्रकाश सुबीती। और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं आर्टिकल 12, द मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, आर्टिकल 12, जिसके अंदर हम बात करेंगे क्या होता है स्टेट की डेफिनेशन दी गई है आर्टिकल 12 के अंदर। एक फुल डेडिकेटेड लेक्चर आर्टिकल 12 के लिए। तो आखिर क्या है वो हम डिस्कस करेंगे आर्टिकल 12 को, कि क्यों इतना इंपॉर्टेंट होता है आर्टिकल 12 और क्यों आपको इसको जानना बहुत जरूरी हो जाता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। बिफोर स्टार्टिंग द लेक्चर, इट इज जस्ट अ रिमाइंडर, चेक आउट द फुल कोर्सेज बाय द प्रॉक्सी ज्ञान। स्पोकन इंग्लिश के कोर्सेज हैं और कुछ एंट्रेंस लेवल एग्जामिनेशन के कोर्सेज हैं जो आप proxyGyan.com से परचेस कर सकते हैं पेन ड्राइव और एंड्रॉयड में। तो यहाँ पे आप जरूर वेबसाइट को विजिट करिए एक बार और जाके जरूर से इसको देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज स्टेट? डेफिनेशन ऑफ स्टेट क्या है? जनरली आपके माइंड में स्टेट वर्ड लेते ही आ चुका होगा कि एमपी, यूपी, गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान, इस तरीके की जो सारी चीजें वो स्टेट है। जनरली यही सोच रहे होंगे आप। लेकिन स्टेट की जो डेफिनेशन आज हम बात करने जा रहे हैं, दैट इज इन द फॉर्म ऑफ लीगल टर्म। याद रखिएगा, वो स्टेट की डेफिनेशन अलग है और यहाँ पे जो स्टेट की डेफिनेशन है वो अलग है। हम स्टेट की डेफिनेशन बात करने जा रहे हैं एक लीगल टर्म में। क्या होती है स्टेट की डेफिनेशन इन द फॉर्म ऑफ लीगल टर्म, वो देखेंगे। इंपॉर्टेंट क्यों है वो देखेंगे। स्टेट के अंदर कौन कौन सी चीजें फॉल होती हैं वो चीज भी हम डिस्कस करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही बड़ा सा कॉन्सेप्ट है। क्यों इसके ऊपर कुछ सुप्रीम कोर्ट के जजेस का इंटरप्रिटेशन आता है वो देखेंगे। कौन कौन से इंपॉर्टेंट केसेस आते हैं वो देखेंगे। फिर कैसे ये स्टेट 12, क्योंकि आर्टिकल 12 से और आर्टिकल 35 तक आपका क्या है, फंडामेंटल राइट है। तो ये फंडामेंटल राइट का पार्ट कैसे होता है वो भी हम देखेंगे, क्योंकि ये इट इज अ पार्ट ऑफ फंडामेंटल राइट। आर्टिकल 12 इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ फंडामेंटल राइट, तो वो भी हम देखेंगे यहाँ पे। तो सारी चीजों को हम डिस्कस करेंगे बहुत ही हॉलिस्टिक वे में। एक बहुत ही अच्छा कवरेज रहने वाला है लेक्चर के अंदर, तो आपको लास्ट तक देखना है और कमेंट सेक्शन में पूछे गए क्वेश्चंस के आंसर देना है और लेक्चर को रिव्यू जरूर देना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। आर्टिकल 12 डिफाइन स्टेट एज, पॉइंट नंबर 1, दैट इज लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव ऑर्गन ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट। जैसे कि इंडियन गवर्नमेंट, इंडियन पार्लियामेंट, लोकसभा, राज्यसभा, जो इस तरीके की अथॉरिटी होती है उन्हें हम कहेंगे स्टेट। कि स्टेट ने ये फैसला लिया, स्टेट ने ऐसा किया, स्टेट ने वैसा किया। जनरली आप लोगों ने न्यूज़पेपर पढ़ते समय ये सुनते होंगे। तो वो सब क्या हो जाते हैं, वो सब स्टेट कैटेगरी के अंदर आता है। सेकंड पॉइंट, लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव ऑर्गन ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट, देखिए यहां पे क्या है, आप जनरल सी जो बाउंड्री वाला स्टेट है उसकी हम बात कर रहे हैं। उस स्टेट गवर्नमेंट के लेजिस्लेटिव जो फंक्शन होते हैं और एग्जीक्यूटिव फंक्शन होते हैं वो सब इसके अंदर फॉल करते हैं। जैसे कि स्टेट गवर्नमेंट सिंपली स्टेट लेजिस्लेचर, लेजिस्लेटिव असेंबली, लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ स्टेट, ये सारे के सारे स्टेट के अंदर फॉल होते हैं। क्लियर? आर्टिकल 12 दैट इज डिफाइंड स्टेट, और स्टेट के अंदर क्या क्या चीजें हमने देख लिया। सेंट्रल गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट की जितनी भी चीजें हैं वो सभी स्टेट गवर्नमेंट के अंदर आएंगी। स्टेट गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट की जितनी भी चीजें हैं वो सभी के सभी किसके अंदर आएंगी, स्टेट गवर्नमेंट के अंदर आएंगी। सभी की सभी लोकल अथॉरिटीज, ऑल द लोकल अथॉरिटीज, म्युनिसिपैलिटीज, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, नगर पालिका, नगर पंचायत, ये सभी की सभी कहाँ फॉल होंगी, ये सभी की सभी स्टेट के अंदर फॉल होंगी। पंचायत, जिला पंचायत, मंडल पंचायत, ग्राम पंचायत, ये सब, ये भी सारी चीजें, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड हो गए, इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट वगैरह हो गए, ये सभी सभी कहाँ फॉल होती हैं, स्टेट की डेफिनेशन के अंदर। क्लियर हुआ पॉइंट? चलिए आगे चलते हैं। स्टैच्यूटरी और नॉन स्टैच्यूटरी अथॉरिटी, जैसे कि नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, नेशनल कमीशन फॉर वुमेन, नेशनल लॉ कमीशन, एनजीटी, जैसे कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। आप लोगों ने कई बार इसका जिक्र सुना होगा न्यूज़पेपर के अंदर, अक्सर मेंशन रहता है एनजीटी वगैरह का। आर्म फोर्सेस के ट्रिब्यूनल्स हो गए, कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्यूसल कमीशन हो गया, नॉन स्टैच्यूटरी बॉडी जैसे कि सीबीआई हो गया, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन हो गया, लोकपाल, लोकायुक्त, ये सभी के सभी क्या है, ये स्टेट है। ये स्टेट की डेफिनेशन के अंदर आते हैं। कल को क्वेश्चन अराइज हो जाएगा डेफिनेशन के अंदर कि स्टेट की डेफिनेशन के अंदर कौन कौन रहता है। तो जनरल से अगर इनमें से एक ऑप्शन रह गया कि एनएचआरसी है कि नहीं है, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन है कि नहीं है, तो आप कंफ्यूज नहीं होना है कि जो भी इस तरीके की अथॉरिटी है जो डिसीजन ले सकती है और इम्प्लीमेंट करवा सकती है वो सभी की सभी स्टेट गवर्नमेंट के अंदर फॉल होती है।
क्लियर हो गया, वो सभी सभी स्टेट डेफिनेशन के अंदर आएगी। देन दिल्ली हाई कोर्ट का एक जजमेंट आता है, काफी इंपॉर्टेंट जजमेंट है, इसलिए मैंने आपको यहाँ पे लिखा है, गिवन अ जजमेंट इन द संजय बहेल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस अदर केस एंड द यूनाइटेड नेशन इज नॉट एन स्टेट। जो यूएन है, याद रखिएगा यूएन, मैं बात कर रहा हूँ यूनाइटेड नेशन की, यूएन जो है हमारे आर्टिकल 12 के अंदर फॉल नहीं होता, वो स्टेट की डेफिनेशन के अंदर नहीं आएगा। ये एक रिसेंटली न्यूज भी है जिससे आप कह सकते हैं, और इसको इंक्लूड कर लिया गया है, तो इसको आपको याद रखना है। अब इसलिए क्योंकि यूनाइटेड नेशन इंडिया के बाहर है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट ये कि स्टेट की डेफिनेशन के अंदर वो चीजें फॉल होंगी जिसके अंदर ऐसा याद रख सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट, सुप्रीम कोर्ट की ज्यूरिडिक्शन हो। क्लियर हो रहा पॉइंट? सुप्रीम कोर्ट की ज्यूरिडिक्शन जिस चीज के अंदर होगी वो हमारा स्टेट होगा, उसके ऊपर कंट्रोल होगा। क्लियर हो गया? लेकिन यूनाइटेड नेशन के ऊपर सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन तो जाता नहीं है, इसलिए यूनाइटेड नेशन इज नॉट एन स्टेट। क्लियर हो गया पॉइंट? आर्टिकल 12 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज नॉट अमेनेबल। क्लियर हुआ पॉइंट? टू द ज्यूरिडिक्शन ऑफ द कोर्ट। तो ये चीजें आपको याद रखनी है, आर्टिकल 226 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। चलिए आगे चलते हैं। सपोज ऐसा कुछ लॉ बनता है, जैसे कि अगर हम अगर हम आगे वाले लेक्चर में आर्टिकल 13 की बात करेंगे तो हमें आपको और क्लियरली समझा पाऊंगा कि क्यों स्टेट की डेफिनेशन के अंदर यूनाइटेड नेशन नहीं आता है। क्योंकि कुछ भी ऐसे लॉ बनाया जाता है स्टेट के द्वारा, कुछ भी ऐसे रूल्स रेगुलेशन बनाए जाते हैं जो कि फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन कर रहे होते हैं, आपके फंडामेंटल राइट को छीन रहे होते हैं, तो उससे सुप्रीम कोर्ट क्या करता है, उससे सुप्रीम कोर्ट नल एंड वॉइड कर देता है। तो वो एक अलग ही कहानी है, जो हम आर्टिकल 13 जब हम डिस्कस करेंगे तब मैं आपको चीज़ों को समझाऊंगा अच्छे से। यहाँ पे कुछ चीज़ें और हैं, जैसे कि रेस्ट्रिक्टिव इंटरप्रिटेशन, डिस्प्यूट एंड डिस्कशन अराउंड द फ्रेसेस ऑफ आर्टिकल 12। अदर अथॉरिटी जो वर्ड मेंशन है उसके अंदर एक थोड़ा सा एक ऐसा कह सकते हैं एक वाइड रेंज हो जाती है कि बहुत सारी चीज़ें लिबरल जो है इंटरप्रिटेशन होता है, उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें आ जाती है, जैसे कि स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड हो गई, LIC हो गई, ONGC हो गई, IFC, ये सभी के सभी अदर अथॉरिटीज़ के अंदर आती हैं और ये सभी के सभी स्टेट की डेफिनेशन के अंदर आती हैं। कोई अगर इस तरीके से फैसला ले पा रहा है और उसके जो फैसला हो रहा है उसकी जो एक तरीके से ज्यूरिडिक्शन है, कुछ भी उसका इम्पैक्ट जो है लोकल पीपल्स, लोकल लोगों पे पड़ रहा है, तो वो डेफिनेशन ऑफ स्टेट के अंदर आ जाएंगी। क्लियर हो गया पॉइंट? इंडिया के अंदर और जो अथॉरिटी फैसला ले रही है वो अगर सुप्रीम कोर्ट के अंडर में आ रही, मतलब सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन उसके ऊपर लागू हो रहा है, तो वो स्टेट के अंदर आएगी। क्लियर हो गया पॉइंट? तो ये सारी चीजें थी, इंपॉर्टेंट थी, इसलिए मैंने आपको बताई है। इन RD शेट्टी वर्सेस एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, Justice PN Bhagwati gave 5.5 test. This is a test to determine whether a body's agency instrumentally state or not. तो ये हम देखेंगे 5 पॉइंट क्या है, डीप एंड प्रिवाइज कंट्रोल ऑफ स्टेट, कि गवर्नमेंट का कंट्रोल होना चाहिए। सेकंड नंबर है फंक्शनल कैरेक्टर हो गया, गवर्नमेंट एसेंस मीनिंग देयर पर, ठीक है। पब्लिक इंपॉर्टेंस उस चीज का रहे तो वो वहां पे आ जाता है, हमारा गवर्नमेंट कैरेक्टर निकल के आ जाता है। पब्लिक जिस चीज में पब्लिक इंपॉर्टेंस है, जैसे मैंने आपको बताया ना, उसका इम्पैक्ट जो है पब्लिक में पड़ रहा है, इम्पैक्ट पड़ रहा है, तो वो स्टेट कैटेगरी के अंदर आ जाएगी। डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट जो ट्रांसफर हो जाए कॉर्पोरेशन वगैरह में, अगर कभी इस तरीके से गवर्नमेंट नई चीज लेके आती है और जो मोनोपोली स्टेटस कहीं ना कहीं जो है अपना देख रही, इंजॉय कर रही, वो सभी स्टेट कैटेगरी के अंदर आ जाती है। जुडिशरी की बात करते हैं, बहुत बड़ा डिबेट निकल के आया था कि जुडिशरी इज अ स्टेट और नॉट। अब ये एक बहुत बड़ा डिबेट निकल के आया था कि जुडिशरी स्टेट है या नहीं है। तो क्योंकि जुडिशरी क्या है, एक तरीके की गार्जियन का काम भी करती है कॉन्स्टिट्यूशन का, कि वो देखती है कि फंडामेंटल राइट आपके जो है मेंटेन रहे, तो इस तरीके से वो काम करती है। तो यहाँ पे 2 पॉइंट निकल के आते हैं कि जुडिशरी है या नहीं। इसलिए यहाँ पे रूपा अशोक हुरा वर्सेस अशोक हुरा का जो केस निकल के आता है, इस केस के रिगार्डिंग ये जो लिखा हुआ मैं आपको समझा देता हूँ कि अदर अथॉरिटीज के अंदर कभी कभी स्टेट जो है, मतलब स्टेट के जैसे सुप्रीम कोर्ट बिहेव करेगा जुडिशरी, और कभी कभी बिहेव नहीं करेगा। मतलब जब वो एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन जैसे बिहेव कर रहा होता है, एडमिनिस्ट्रेटिव और उसके सिमिलर फंक्शन, तब वो स्टेट जैसे बिहेव करेगा सुप्रीम कोर्ट। लेकिन जब वो जुडिशरी फंक्शन बिहेव कर रहा होता है, एक तरीके से जुडिशरी फंक्शन कर रहा होता है, तब वो
स्टेट नहीं होगा। क्लियर हो गया पॉइंट? दोनों पॉइंट को समझना है। अगर आता है आपके ऑप्शन के अंदर कि जुडिशरी क्या स्टेट कैटेगरी के अंदर फॉल होता है, यस और नॉट, तो आपको लगा क्या आना है यस। कुछ समय के लिए जब वो एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन परफॉर्म कर रही होती तब वो स्टेट कैटेगरी के अंदर फॉल होता है सुप्रीम कोर्ट, अदरवाइज वो स्टेट कैटेगरी के अंदर फॉल नहीं होता। क्लियर हो गया पॉइंट? तो यही सारी चीजें थी जो आज के लेक्चर के अंदर हमने डिस्कस करी है। सभी इंपॉर्टेंट चीजें, आर्टिकल 12 क्या था, किस तरीके से इसका इंपॉर्टेंस है, वो सारी चीजें हमने आज डिस्कस करी हैं। आई थिंक आपको आर्टिकल 12 क्लियर हो गया होगा और अब आपको चीजें समझ में आ गई होंगी कि क्यों इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आर्टिकल 12। तो आर्टिकल 12 इतना इंपॉर्टेंट क्यों है और इसकी डेफिनेशन क्या है, अगर इसके ऊपर कोई भी क्वेश्चन आएगा आप ज़रूर से ज़रूर सॉल्व कर ले जाएंगे, मैं ये मानता हूँ। और नीचे आप एक शॉर्ट फॉर्म में स्टेट की डेफिनेशन लिखना है, आपका ये होमवर्क है। तो आप नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर स्टेट की डेफिनेशन लिखिए। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच फॉर द डिस्कशन।